सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल क्या है। साथ ही साथ पंजाब असम्बली की भी जो वहाँ पर तमाम तर कार्रवाई रही, आज भी शोर शराबा हुआ, उसका भी कुछ जिक्र करेंगे। और दवा साज कंपनियों ने जो इजाफा किया, 3 दफ़ा ये इजाफा हो चुका है इन 4 माह में। ये इजाफा कब और कैसे किया गया और अब क्या बात की जा रही है इजाफे के हवाले से, आज प्रोग्राम में ये तमाम तरह इशूज़ हैं जिन पर आज गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो जाली बैंक अकाउंट्स केस एक ऐसा केस है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। अगर आसिफ अली जरदारी की अगर हम बात करें तो माजी में कई केसेस उन्होंने भुगते, जेलें भी काटी हैं, लेकिन जरदारी साहब का आपका उस वक्त तजुर्बा था वो अभी उनके काम नहीं आ रहा, ये भी एक बात सच है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन दोनों को तो रिलीफ मिल रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर हैं। अब उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी और कहा कि उनको इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ भी इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर हैं। लेकिन जो दीगर क़यादत है वो ज़रा नैब के रडार पर नज़र आती है, क्योंकि हमजा शहबाज और ख्वाजा बरदरान और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नाम आज ECL में डाल दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अदालत ने आसिफ अली जरदारी के जो वकील हैं अबू बकर जरदारी, उनकी 2 लाख के एवज ज़मानत मंजूर कर ली है और अदालत ने अबू बकर जरदारी के लिए 10 रोज़ के लिए ज़मानत क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी मंजूर की है। अलबत्ता अबू बकर जरदारी को अदालत ने 10 रोज़ के अंदर अंदर मुतालिका फॉर्म से रुजू करने का भी हुक्म दे दिया है। अबू बकर जरदारी ने कहा कि नैब कॉल अप नोटिस को कलदम कार्रवाइयों से रोका जाए, गिरफ्तारी का खदशा है, ज़मानत मंजूर की जाए। दूसरी जानिब जो एहतसाब अदालत ने मुलजिम डॉक्टर डिनशा अंकल सरिया गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अदालत ने पेश किया। नैब ने कहा कि मुलजिम का गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। मुलजिम पर गैर कानूनी तरीके से बैरिया आइकॉन टावर के ज़मीन अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है। अब ये तमाम तर गिरफ्तारियाँ तो आसिफ अली जरदारी के लिए आगे आने वाले दिन क्या पैगाम दे रहे हैं। जाली बैंक अकाउंट्स क्या अपने हतमी मराहल की तरफ बढ़ रहा है, इस तमाम तर सूरत बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खबर साहब हैं, इसमें साबिक़ प्रोसिक्यूटर नैब हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उज़मा कारदार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं और चौधरी अंसर फारूक भी हमें आगे जाके ज्वाइन करेंगे और निसार चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शाह खबर साहब एक गुफ्तगू आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। तमाम तर केसेस हमारे सामने हैं, बड़ी अहम गिरफ्तारियाँ भी लाई जा रही हैं अमल में। आगे आने वाले दिन आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कैसे देख रहे हैं आप? यकीनन बड़े मुश्किल हालात हैं बज़ाहिर उनके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो जाली अकाउंट्स वाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी कॉग्निजेंस ली थी और उसके नतीजे में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ये हुक्म जारी किया कि वो इनको देखें और अगर इनके कोई कॉग्निजेबल केसेस बाय दी नेशनल अकाउंटेबिलिटी बनते हैं तो वो उनकी तहकीक करने के बाद उसके रेफरेंसेस फ़ाइल करें। अब ये मराहिल काफ़ी जो है तय हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं। नैब ने इसके मुतल्लिक कुछ रेफरेंसेस जो हैं वो 2 मेरा ख़्याल में इंटर्म रेफरेंसेस भी फ़ाइल कर दिए हैं, कुछ रेफरेंसेस अभी पाइपलाइन में हैं और उसमें जितने लोगों की तरफ इशारा जा रहा है उनको भी वो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो एसोसिएट कर रहे हैं। कईयों को गिरफ़्तार कर लिया है, कईयों को गिरफ़्तारी का ख़दशा है और जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया, वहाँ से ट्रांसिट बेल ली, लेकिन वो महदूद मुद्दत के लिए उनकी अबूरी ज़मानत है। उनको फिर फाइनली जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो बाकायदा
कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो उधर जो है वो दायर करनी पड़ेगी। तो अभी कुछ मराहल ऐसे हैं कि किन को गिरफ़्तार किया जाता है, किन को नहीं किया जाता। लेकिन इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरा ख्याल में वो ये होगी कि देखना ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो हमशीरा हैं, उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। अगर तो वो उसमें अपनी केस अच्छा प्लीड करने में कामयाब ना हुए, क्योंकि जो कबल गिरफ्तारी ज़मानत होती है उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो साबित करना पड़ते हैं। एक बदनीयती और दूसरा कि वो उनको सियासी बुनियादों की वजह से हरासा किया जा रहा है। अगर ये दो एलिमेंट्स अगर साबित ना हो तो चूँकि कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ होती है, वो बहुत कम अदालतें एक्सरसाइज करती हैं। तो अब देखना ये है कि इनमें जो वाइटल इंपॉर्टेंस की बात ये होगी कि उनकी कबल गिरफ्तारी जो दरख्वास्तें हैं, जो आइनी दरख्वास्तें हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर हुई हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। कि अगर वो खारिज होती हैं तो फिर यकीनन उनकी गिरफ्तारी भी अमल में जो है आ सकती है और वो उनके लिए यकीनन एक मुश्किल होगी। जहाँ तक केस के ट्रायल का ताल्लुक है, वो तो चूँकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी दस्तावेज़ात हैं और वो तो देखा जाएगा कि जब ये बाकायदा इन केसेस का ट्रायल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट शुरू करेगी तो उसमें कितने गवाहान हैं, कितने हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन सरे दस जो उनको ये मुश्किलात का सामना, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, वो है। और सबसे जो अहम पहलू वो यही होगा कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस होंगी, सियासी भी और उनके ऊपर ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा उसके असरात होंगे। चले, मैं आपकी जाने दोबारा आती हूँ, ज़रा उज़्मा काजार साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उज़्मा साहिबा, हमेशा यही कहा जाता है कि नैब जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो हुकूमत के कहने पर कर रहा है। हुकूमत कई बार कह चुकी है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, लेकिन ये जो एक सवालिया निशान लगा रहता है नैब पर कि वो सियासी कार्रवाइयाँ, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ रहता है, ये तासुर किस तरह से हटाया जाएगा? क्या हुकूमत को भी अपना किरदार इसमें अदा करना होगा, थोड़ी बयानबाजियों से रोकना होगा हुकूमती अरकान को? जी, क्या उज़्मा साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमारी तारीख कुछ ऐसे रही है कि नैब को हर एक ने अपनी बांदी बना के रखा। कमर ज़मान जो थे वो, जी बिल्कुल मुझे आ रही, कमर ज़मान टाइप के जब सरबरा थे नैब के, तो वो वही करते थे जो कि हुक्मरानों का मंशा होता था। तो लोगों को भी हालांकि नैब के अगर अपने कवानीन आप पढ़ें तो नहायत एक, यानी कि उनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पावर है और उनके सामने कोई भी बच नहीं पा सकता अगर मनोवन उनको उनकी अथॉरिटी दी जाए। लेकिन पिछले अदवार में तो उनको बिल्कुल एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया गया। तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है कि लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि शायद अब जो नैब है उसको हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। लोगों को अब असल में समझ जाना चाहिए कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में नैब को इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड इदारे की तरह ऑपरेट करने की उसको मौका दिया जा रहा है। कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रही है। जो भी उसकी प्रोसिक्यूशन है, जो भी उनके शवाहिद वो इकट्ठे कर रहे हैं, उसके मुताबिक वो नैब रेफरेंसेस दायर कर रहे हैं। और ये जो केसेस हैं जो नवाज शरीफ की फैमिली के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ की फैमिली, जो जरदारी की फैमिली, ये कोई आज के थोड़ी हैं, ये तो इनके अपने अदवार के हैं। और ये इनके जो हेवन फील्ड केसेस हैं, ये तो आपको पता है कि 2000 में भी इनकी बेगम ने कहा था जी हमारे ये केसेस हैं। उस वक़्त से ये मैनेज कर रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट जो है, ये जुडिशरी को भी मैनेज कर लेते हैं। ये हर नैब को, इदारों को तो देखें ना, आपने जब करप्शन करनी हो इदारों को तो वैसे ही आप बेड़ा गर्क कर देते हैं, आप उनके ऊपर अपने मनपसंद के लोग लगा लेते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। हालांकि लेकिन उसके बावजूद ये इल्जाम लगाया जाता है। चलें, ये इल्जाम अपनी जगह मौजूद है, पॉइंट टेकन, पता है कि इस बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। उज़्मा साहिबा, हमारे साथ निसार चीमा साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात करते हैं। निसार चीमा साहब, बार बार ये इल्ज़ाम तो नैब पर लगाया जाता है कि हुकूमत करवा रही है, ये सियासी कार्रवाइयाँ हैं, ये सियासी इंतकाम के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर केसेस तो पहले के हैं। आज की जो अभी तक की अपडेट है कि ज़ाहिर शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी ECL में डाला गया है, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम भी ECL में डाला गया है। नैब की सिफारिश पर ये नाम ECL में डाले गए हैं। ये जो तासुर बन रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो रिलीफ मिल रहा है
और ज़ाहिर है वो इलाज की गर्ज से शहबाज शरीफ साहब तो बाहर हैं और नवाज शरीफ ने दरख्वास्त डाल दी है, लेकिन जो आला क़यादत है वो मुश्किल में नज़र आती है। तो ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, जो आपने फरमाया कि उनको रिलीफ मिल रहा है मियाँ नवाज शरीफ को या मियाँ शहबाज शरीफ को, उसकी वजह यह है कि वो देखिए कोई रिलीफ कोई नैब की तरफ से नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से है, ये तो अदालतों की तरफ से है जी। और अदालतों की तरफ से रिलीफ हमें इसलिए मिल रहा है, हमारी क़यादत को इसलिए रिलीफ मिल रहा है कि हमारी क़यादत का दामन साफ़ है, उसके हाथ साफ़ हैं और मेरिट पे इंसाफ की बुनियाद पर उन्हें रिलीफ मिल रहा है। देखें, शहबाज शरीफ साहब को जब ज़मानत पे रिहा किया गया तो आपको याद है कि अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा कि ना तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बदनुमानी साबित हुई है, ना उनके ख़िलाफ़ कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित हुआ है। और फिर उन्होंने जो ये बात की, तीसरी बात, कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है उससे नैब की बदरीती का इजहार होता है। अब इस ऑब्जर्वेशन, इस फैसले की रोशनी में क्या नैब के बनाए हुए सारे केसेस जो हैं मशकूक नहीं हो जाते? जब सारे केसेस मशकूक हैं, आप देखें ना, ECL पे नाम डालने की बात है, कभी ये जो है ये हुकूमती जो सफ़ों में लोग शामिल हैं जिनको खुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े बड़े और डाकू कहते रहे, क्या कहने रहे, क्या कहनी कहते रहे, क्या उनमें उनके नाम भी ECL पे डाले जाते हैं? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उस तरह की हो रही है जो नज़र आ रही हो, या उनके साथ नैब का कोई रवैया उस तरह का है जैसे अपोजिशन की क़यादत के साथ है? आप पर भी लगा ना, ये इल्ज़ाम तो अपोजिशन आपके दौर पर आप पर भी लगाती रही। मेरी गुजारिश ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी, हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जो शराइत हैं, वो ये हैं कि अकाउंटेबिलिटी एहतसाब फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो। लेकिन यहाँ तो सारी कौम को नजर आ रहा है कि वन साइडेड है, टारगेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्यों? अलीम खान साहब भी तो गिरफ्तार है ना, सारे के सारे खिलाफ भी तो केसेस चले। देखें, जिनके खिलाफ केसेस चल वो रहे सिर्फ हैं, वो तो कौम की आंखों में, कौम की नजरों में, कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए, जो नाम निहाद बैलेंस शो करने के लिए जो एक दो अफराद पकड़े जाते हैं, उनके बारे में रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखें, बात यह है कि उनके लिए जो एमनेस्टी स्कीमें आती हैं वो भी बाजी अलीमा खान के लिए आई है कि जी वो सिलाई मशीनों से जिस तरह भी आपने वो जो है वो अरबों रुपए जमा किए हैं, आप इतने जुर्माना दे दें और बिल्कुल क्लियर है। जो लोग जिनको बड़े बड़े चोर डाकू कहते रहे, जब इनकी तिलिस्माती लॉन्ड्री में धुले हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं, बिल्कुल पवित्र हैं। ठीक है, सारे गुनाहगार तो वो हैं जो अपोजिशन में हैं, इनके सफों में जो भी हैं, वो जो आ जाए वो बिल्कुल पाक साफ है। ठीक है, पॉइंट है। शाह खबर साहब, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको सियासी रंग दिया जाता है? हर दौर में यही हुआ कि नैब एक सियासी इदारा है, आज़ाद इदारा नहीं है। आप खुद भी रह चुके हैं नैब के प्रोसिक्यूटर, क्या आप क्या कहेंगे कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाना ये सही बात है कि नैब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वाकई नैब एक आज़ाद इदारा है और ख़ुद मुख्तार है अपने फैसले में? देखिए, सभी यह बात यह है कि हमें ये देखना है कि नैब जो है वो 1999 में बना था, जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, और शुरू में तो हमें नज़र आया कि उसमें बड़ी गिरफ्तारियां हुई, बहुत सारे लोगों को जो है उसकी लपेट में लिया गया, लेकिन फिर बाद में वो सियासत की नज़र ज़रूर हुआ और नैब को एज अ पॉलिटिकल टूल जो है वो लोगों की वफादारियां चेंज करने के लिए या उनको हरासा करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल हुआ। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और उससे पहले भी जो एहतसाब एक्ट था 1997 का, वो भी बिल्कुल वन साइडेड था। तो अब बात यह है कि नैब को बहरहाल अपनी जो गैर जानिबदारी है उसको साबित करना उनकी ज़िम्मेदारी है। अभी जैसे निसार चीमा साहब फरमा रहे थे कि अभी हुकूमती हलकों की तरफ से भी ये बात आती है कि हमारे लोग भी जो हैं वो भी ज़ेर पाबंद सलासल हैं, जिसमें अलीम खान साहब का नाम लिया जाता है। और जिस तरीके से अलीम खान साहब का नाम लिया जाता है उससे मतलब ये एक तासर ज़रूर उभरता है कि ये शायद एक बैलेंस कायम करने के लिए शायद उनको PTI के जो लोग हैं उनमें से एक उनको जो है वो एस्केप गोट बनाया गया है और उनका नाम बड़ा बबांगे दोहल लेते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी लेते हैं, वज़रा भी लेते हैं, उनके जो दूसरे जो हैं उनके अरकान हैं जो टॉक शोज़ में आते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस वक्त ज़्यादा जो ज़ोर जो नैब का है या उनका जो बोझ है वो अपोजिशन के लोगों के ऊपर ज़्यादा है और कहीं कहीं पे उनकी वो जो इख्तियारात से तजावज़ भी नज़र आता है, वो बड़ा अयां है। यानी कि आप भी ये समझते हैं? तो कुछ हम नहीं, और मैं ये कहता हूँ कि नैब को
वो चूँकि इदारा इस तरह का है, उसका कानून इस तरह का बना हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट अपनी हैसियत रख सकता है। लेकिन उसमें दूसरी चीज़ जो उसकी गैर जानिबदारी को और भी मशकूक करती है वो ये है कि जब हुकूमत की तरफ से ये दावे होते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम इतने लोगों को गिरफ्तार करेंगे और ये आइंदा जो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी, तो उससे ये एक तासर उभरता है। शायद वो बात ठीक ना हो, लेकिन एक तासर ज़रूर उभरता है कि ये जो कुछ हो रहा है शायद ये हुकूमती वहाँ पे हो रहा है और उस पर ज़्यादा सख्ती जो है या ज़्यादा विक्टिम्स जो बन रहे हैं वो अपोजिशन बन रही है। तो इसलिए चेयरमैन नैब जो कि साबिक मोहतरम जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज रह चुके हैं, तो उनको बहरहाल अपनी जो गैर जानिबदारी है वो और वो जो एक तासुर दबाव वाला है उसको बहरहाल ख़त्म करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो बात हो गई ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल की, मुस्तकबिल जो भी हो। लेकिन अगर हम ऐवान की कार्रवाइयों की बात करें जनाब, तो वहाँ पर तो हम देखते हैं कि शोर शराबा हंगामा राई होती है। अगर वो कौमी असम्बली का इजलास हो या पंजाब इजलास हो, जब बिल लाया जाता है तो बिल की मुखालफत में भी कई वोट्स पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वोट्स की बात ही नहीं हो रही। आज पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें, 3 दिन से पंजाब असम्बली में एक ही सूरत हाल है, शोर शराबा हंगामा राई और वॉकआउट। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, बल्दियाती बिल के मामले पर शोर शराबा शुरू हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसमें अपोजिशन की राय को तो अहमियत दी नहीं जा रही, और फिर ये शोर शराबा इतना बड़ा कि मेंबरशिप उनकी मुअत्तल कर दी गई और ये फैसला किया गया। इसी साथ साथ इजलास में शमशान बुखारी, उज़्मा बुखारी, मखदूम उस्मान, इनायतुल्लाह और दीगर ने शिरकत की। उज़्मा बुखारी के अलावा मजीद अरकान ने भी जो है वो वहाँ पर हंगामा आराई की, और कम से कम इनायतुल्लाह ने कहा कि कम से कम 4 लोगों की रुकनियत जो है वो मुअत्तल होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पर हंगामा आराई कर रहे हैं, बल्दियाती बिल को लाने नहीं दे रहे हैं। अब ये हुआ कि जो उज़्मा बुखारी साहिबा थी उनके रिमार्क्स पर वज़ीर क़ानून राजा बशारत जो है वो बरहम हो गए, और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने भी अपोजिशन पर बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम ये इज़्ज़त तो करते हैं खातूनों ने कि उनके नाते, लेकिन उनका ये बात करने का तरीक़ा बड़ा गलत है और उनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी ने बताया कि डिप्टी स्पीकर ने 3 अरकान की रुकनियत को मुअत्तल किया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, अब्दुल रऊफ़ साहब हैं और अशरफ रसूल साहब हैं, जिनकी अब रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। उज़्मा साहिबा, क्या होता क्या है पंजाब असम्बली में? बस सिर्फ शोर शराबा, हंगामा आराई और उसके बाद फिर वॉकआउट। आखिर हुकूमत अपोजिशन को बिठा के मामलात को मिल के तय क्यों नहीं कर पा रही है? आपके तो लोग खुद ये कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत अब एक पेज पर नहीं आ सकती, फिर कैसे होगी लेजिस्लेशन, कैसे मामलात तय होंगे? सुमैया, देखें, इनका एजेंडा कुछ और है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनको साथ लेके चलें, और हमारे इजलास में ये देखें स्टैंडिंग कमेटीज़ हमारी बन चुकी हैं। अब ये लोकल बॉडीज़ की राजा बशारत, मैं आज खुद वहाँ बैठी हुई थी। जब ये उज़्मा बुखारी ने जब कहा कि जी हमारी जो आरा है उनका भी ख्याल करें, तो राजा बशारत ने बड़े अच्छे तहम्मुल बर्दाश्त से उनको जवाब दिया कि जी 3 दिन से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं कायमा कमेटीज़ की, और आपको पता है हर स्टैंडिंग कमेटी में लोकल बॉडीज़ की भी बशमूल जो अपोजिशन के भी मेंबरान होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के भी होते हैं, तमाम पार्टीज़ की जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसका मकसद ही ये होता है कि आपके पास एक जब बिल आता है तो आप उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, आपकी कोई ओपिनियन है, तो आप वहाँ पे बैठ के उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वहाँ पे तो इन्होंने कोई मसला नहीं उठाया, वहाँ पे तो हर चीज़ ठीक हो गई, सारी चीज़ें डिस्कस भी हो गई। असेंबली में जब आए हैं तो वहाँ पे इन्होंने शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि ये इनका तो वैसे ही कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि असेंबली के बाहर भी इनके पूरे जो बैठ के जो पॉइंट में आपका लेकर निसार चीमा साहब के पास जाती हूं, 3 दिन से शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। उस्मान साहब मुझे वक्त दीजिएगा। निसार चीमा साहब, क्यों होता है ऐसा? बात तो दुरुस्त है, कमेटी में जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल हैं, वहाँ पर जब ये बिल पेश किया जाता है वहाँ तो मंजूर हो जाता है, लेकिन जब यही बिल आके असेंबली में पेश होता है तो वहाँ पर आप लोग हंगामा डाल देते हैं, क्यों? देखिए सुमैया जी, अभी उज़्मा साहिबा फरमा रही थी कि हम तो इनको साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ। साथ इस तरह लेके चलना चाहते हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ झूठे केस भी जो दर्ज करवाएंगे, हम आपको बकौल प्राइम मिनिस्टर साहब के अंदर भी करवाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे।
आपके खिलाफ सारे बेबुनियाद इल्ज़ामात भी लगाएंगे, गालम गलोच भी करेंगे, आपके खिलाफ ऐसी बदजुबानी करेंगे। आप देखें कल जो हुजूर, ये सारे नेशनल असेंबली केसेस में तो जो आपके गई अखबार के, है, हमने वो- तो एक भी केस नहीं बनाया आपके आवाम की देखिए, खिलाफ। लेजिस्लेशन मेरी- होनी है जो मेरी बल्दियाती बात निज़ाम आना जब- है, उसका खुमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं, ये देखें, बताइए आप। कल समिया कल नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ है, जी। हमने जो एहतजाज किया है वो ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की बिलावल के खिलाफ, अंदाज़ा कर रहे ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, कि किस तरह की निसार इनकी चीमा साहब, वो ट्रेनिंग एक अलग बहस है, ट्रेनिंग तो वही वो है हम ना, कल कर चुके वो- हैं प्रोग्राम वो में। मुझे कंटेनर आप वाली। इस बात का जवाब और ये दें। देखें, बिल्कुल सही, आपकी बात मैं मानती हूँ, मैं 100% अग्री हूँ। मुझे बताइए कि इसका खुमियाजा आवाम क्यों भुगते हैं सर? लेजिस्लेशन तो आवाम के लिए होनी है, जब वो होगी नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? हमने मुझे तो आप बताएं। हमेशा कहा है, हमने हमेशा कहा है कि आपको पॉजिटिव काम करें, जो असल कानून साजी है वो करें, हम आपका साथ देंगे, हम बिल्कुल भरपूर तावन करेंगे। इस तरफ आएँ तो सही। आप जब काम करते हैं, नेगेटिव करते हैं, आप ये कि आवाम को क्या नेगेटिव था इस बल्दियाती बिल में सर? आवाम का जो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया बल्दियाती है। बिल आवाम कमेटी के ने ऊपर मंजूर महंगाई के किया, उसमें बम नेगेटिव जो है पॉइंट यके क्या बाद था? दीगरे गिराते रहे हैं। अच्छा मुझे कोई बताइए, कोई निसार रिलीफ चीमा तो दें साहब, आवाम को। क्या हम आपका अच्छा साथ बल्दियाती देंगे। बिल में नेगेटिव क्या था? कमेटी में क्यों नहीं उठाया आपने इस मामले को? देखें, ये मुझसे आपने सवाल किया बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी देखिए जो बल्दियाती जो बिल है, देखिए जो इन्होंने नया निज़ाम जो है वो एक अजीबोगरीब किस्म का निज़ाम है जिसका हमारे मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अंदाज़ा कर ले, सबसे पहले ये देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट टीयर है, सबसे इम्पॉर्टेंट टीयर जो है, जो ज़िले का के लेवल का, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन कोई नहीं होगा। अंदाज़ा करें कि जब आपका जो है, आप ये देखें हमारे शाह खावर साहब बड़े बड़े इंतहाई काबिल एहतराम और बड़े काबिल माहिर कानून हैं, इनसे आप पूछें कि जब आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेटअप मौजूद है, जब डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, डीपीओ मौजूद है, बाकी सारे जो ज़िली इदारे हैं, ज़िली महकमे हैं, उनका ज़िली सरबराह मौजूद है, तो क्या बल्दियाती इदारा ही ऐसा है यतीम है कि उसका ज़िली सरबराह नहीं होना चाहिए? ये किस तरह का? और ये सब इदारों ने, बल्दियाती इदारे जो हैं उनके ज़िली सरबराह के साथ मिल के काम करना है। ये किस तरह का एक नया एक तजुर्बा करने जा रहे हैं? और ये तो सारे के सारा नए तजुर्बे ही, ये जो है तजुर्बों से इबारत है, और ये सारे नाकाम तजुर्बों से इबारत है। ये सारे का सारा इनका दौर पॉइंट आया आपका। शाह खावर साहब, लास्टली सर मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत ये बात करती है कि अगर लेजिस्लेशन में, कानून साजी में अपोजिशन हमारा साथ नहीं देगी तो जो हमें बिल पास करवाना होगा सदारती ऑर्डिनेंस से हम पास करवा लेंगे, आपको क्या लगता है कि कानून को कितना पेचीदा बनाया जा रहा है असेंबली में? देखिए, बात यह है कि शायद चाहे वो सूबाई असम्बली हो या पार्लिमान हो, उनका जो बुनियादी काम है वो तो कानून साजी करना है या कानून में तरामीम लाना है, उसमें मज़ीद बेहतरी करना है, और ज़्यादा जो एम्फसिस होना चाहिए असम्बलीज़ में वो यही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे माहौल बड़ा नापसंदीदा है और उससे लोगों को एक बड़ा बुरा मैसेज जा रहा है जिस तरह की वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत जो होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो असम्बली के अंदर, हाउसेस के अंदर माहौल को जो है वो हारमोनियस रखें, उसमें एक ऐसी फ़ज़ा कायम करें कि जहाँ पे चूँकि उन्होंने उनके एजेंडास के ऊपर, उनके मंशूर में बहुत सारी कवानीन साजी उन्होंने करनी होती है। तो वो कानून साजी तभी हो सकती है कि जब आप एक कंसेंसस डेवलप करें। तो जब हुकूमत की तरफ से, चूँकि अपोजिशन का तो बहरहाल काम है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उनका काम ये है कि वो हाउस के ऑर्डर को डिस्टर्ब करे और आगे कार्रवाई न चलने दे। एक एहतजाज एक हद तक करना उनका राइट है, और अपना किसी बिल के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात देना या उसमें अपनी डाइसेंट करना, ये भी उनका राइट है। और ये सिलेक्ट कमेटीज़ इसीलिए बनाई जाती हैं कि उसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के लोग भी होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कवानीन साजी हो उसमें तमाम हाउस को साथ लेकर कंसेंसस के साथ चला जाए। तो जब इस तरह का एक हुल्लड़बाजी वाला या एक टेंस माहौल होगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा असम्बली के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, तो फिर वो एक हार्मनी की फ़ज़ा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, पॉलिटिकल अपनी गोल स्कोरिंग चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में एडवर्सरीज होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए होते हैं। वो उन्होंने अपना एजेंडा या अपना जो मंशूर है या अपने जो स्टांसेस हैं उनके ऊपर ही रहना होता है। लेकिन असम्बलीज़ के अंदर, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, वहाँ पे कम अज़ कम हुकूमती जो है, जो बेंचेस हैं, उनकी तरफ से ऐसी एक फ़िज़ा ज़रूर होनी चाहिए ताकि इतने इख्तलाफात के बावजूद भी जो नेशनल लेवल की चीज़ें हैं जिसमें कानूनी साजी ज़रूरी है, बिल्कुल सही, ताकि वो एक स्मूथ रन जो हाउस जो है बिल्कुल मैं उस्मा साहबा का लास्ट स्मूथली रन कर सके। बिल्कुल सही। उस्मा साहबा क्या कहेंगी? बात तो बिल्कुल दुरुस्त है शाह खावर साहब की।
जी सुमैया, मैं आपको बताती चलूँ कि 80% टाइम जो है आप यकीन करें ऑपोजिशन को दिया जाता है। और 4 दफ़ा अज़मा बुखारी को फ्लोर मिला, मैंने कोई 5 दफ़ा कोशिश की कि मुझे कोई एक लफ्ज़ भी कहने की इजाज़त मिले, लेकिन नहीं मिली। आखिर में इन लोगों ने रूल्स ऑफ द जो हाउस के जो बिज़नेस हैं उनको हवा में छोड़ा और राजा बशारत की तरफ उन्होंने बाकायदा यानी कि ऐसे शर्मनाक अल्फाज जो हैं वो फेंकने शुरू कर दिए। और बावजूद के डेप्यूटी जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने बार बार उनको कहा कि जी ये दिस इज़ नॉट द वे, ऐसे आप प्लीज़ ना करें, मैं आपको उन्होंने इसके बावजूद वो बोलते गए और वो अल्फाज मैं रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ और सारे वॉकआउट करके चले गए। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपको देखें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजन है हमने उसके मुताबिक चलना है और केपी का मॉडल हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने इनको कह के तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए थे, वहां पे 40,000 हमारा नुमाइंदा है जिसने ग्रास रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक बिल्कुल सही पॉइंट फायदा उनकी वजह से पहुंचा है। तो ये इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी चले अल्लाह करे कि वाकई ऐवान का इस्तेमाल उस तरीके से हो जिस तरह होना चाहिए। कानून साजी जरूरी है होना। बहुत बहुत आपका शुक्रिया शाह खावर साहब और नसार चीमा साहब, आप दोनों का शुक्रिया भी हूँ। लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ बात करेंगे। अस्पताल जो कि मक्तल गाहें बन चुकी हैं, वहाँ पर अपने मरीजों को आप लेकर जाते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं ला पाते। दूसरी जानिब दवाइयों की कीमतों में मनमाना इजाफा होता चला जा रहा है और अब वजारत सेहत इसकी वजूहात भी असम्बली बता रहे हैं। कुछ और तो नहीं हो रहा, अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है, बताया जा रहा है कि कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जनाब, तो हम ब्रेक पर जाने से पहले इस तरह बात कर रहे थे कि दवाइयों की जो कीमतें हैं वो इस तरह से बढ़ाई गई कि उसको कोई कंट्रोल ना कर सका। कंट्रोल करने में वजारत सेहत और वज़ीर आज़म को नाकाम नज़र आते हैं। अगर हम बात करें अभी तक की अपडेट की तो वजारत सेहत ने ऐवान में वजह बयान कर दी है, वो वजूहात बता दी हैं कि क्यों दवासाज कंपनियों के कहने पर दवाइयों की कीमतों में इजाफा किया गया। अगर थोड़ा आपको पीछे लेकर चलें तो आपको बताते हैं कि 23 दिसंबर 2018 को सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर जो है सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लिया था और उसके बाद अगस्त 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये हुक्म दिया था कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनके केसेस को 10 हफ्तों में ही निपटाया जाए। अगर हम देखें तो 4 महीने में 3 दफ़ा इजाफा ये हुकूमत दवाइयों की कीमतों में कर चुकी है। पहला इजाफा किया गया अक्टूबर 2018 में जो कि 15 से 35% तक था। इसी तरह दूसरा इजाफा ये कहकर किया गया कि क्योंकि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए इजाफा नागुज़ीर है। ये इजाफा किया गया 11 जनवरी 2019 को और ये इजाफा भी 15% तक किया गया। उसके बाद तीसरा इजाफा किया गया जो कि 880 दवाइयों की कीमतों में 35% था और 463 दवाइयों की कीमतों में 200% तक इजाफा हुआ। मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 15 सालों में जो केमिकल इस्तेमाल होता है दवाइयाँ बनाने के लिए और जो खाम तेल उसकी कीमतों में 99 से 100% कमी देखी गई, लेकिन ये कमी आवाम तक ना पहुँची। अब जो वजारत सेहत ने तहरीरी जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि दवाइयों के लिए जो खाम तेल है और पैकिंग मवाद की कीमतों में इजाफा हुआ, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा दवाइयों की कीमतों में इजाफे का सबब बना। प्लांट्स बंद होने के सबब चीन में API की कीमतों में इजाफा सबब बना। साल 2016 के खराजात और GDP का 0.91% ये इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।